हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। एंड जो हमने करंट अफेयर्स आपके लिए बोला था वो शुरू करने जा रहे हैं। सो वी विल बी कवरिंग द एंटायर करंट अफेयर्स। मैंने पहले बताया था दिस करंट अफेयर प्रोग्राम विल बी दी बेस्ट दैट यू कैन फॉलो, है ना। इसके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ही आएंगे और सारी जो मैगजीन्स मिलेंगी आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। और मैं आपको हाईलाइटेड मैगजीन्स भी दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो मैगजीन है इसको मैंने हाईलाइट किया है व्हेन आई स्टडीड डीपली फॉर दिस लाइक टीचिंग। तो मैंने खुद से इसको हाईलाइट किया है। हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब हाईलाइट कर दिया है। कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाली हैं ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। बाकी आपको समझा पूरा दूंगा तो आपको रटने की कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी फैक्ट्स फिगर्स थोड़े रटने पड़ेंगे, तो दैट वी आर थिंकिंग कि आपके लिए शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करवा देंगे। ऑल्सो अगर आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो यू कैन शेयर दैट टू मी इन माई DM एंड मतलब कम्युनिटी का फ़ायदा हो जाएगा। हम उसको अपने पब्लिकली टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो दैट बीइंग सेड, फॉर एग्जाम्पल वी आर बिगिनिंग विद द फोकस ऑफ इकोनॉमी। फोकस का मतलब है हमारी करंट अफेयर की मैगजीन यूएस की। एंड ईयरली करंट अफेयर मैगजीन है ये। 1.5 साल करंट अफेयर आपको कवर कराऊंगा। जैसे ये पार्ट 1 है जिसमें हम पिछले जो पूरा साल है द एंटायर 2025 के 12 महीने उसके पूरे के पूरे जो न्यूज़ है वो देखेंगे। तो ऐसे 94 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ाने वाला हूँ। दे विल बी अराउंड 3 लेक्चर्स ऑन इकोनॉमी जो बहुत जल्द जल्द आएंगे। जैसे ये लेक्चर नंबर 1 है, फिर लेक्चर नंबर 2 इन द नेक्स्ट 2 डेज। तो इसी वीक में जैसे पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, राइट। तो दिस विल अगेन बी ऑफ इमेंस हेल्प। 67 पेजेस में 94 टॉपिक्स हैं। तो जो हम वो 1 पेज नोट्स की बात करते हैं ना, उनसे भी छोटा है ये, मतलब अगर आप देखोगे तो। और सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एडवांस सोर्सेज जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है जनरली हम नहीं पढ़ते, वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात। चले तो सबसे पहले जो आज जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं, दो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जामिनेशन बेस्ड, लाइक बीट प्रीलिम्स और बीट करंट अफेयर स्टैटिक का कॉम्बिनेशन। वन इज द बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन इज द फिस्कल पॉलिसी। ये पूरा का पूरा मैं आपको कवर करा दूंगा आज। तो एफईसी तो 3 और 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टॉपिक हैं। ये हम इस एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो मतलब मैक्सिमम जो एक चंक है वो हो जाएगा। ऐसे 2 लेक्चर्स हो रहेंगे एंड योर इकोनॉमी विल बी डन। एंड ट्रस्ट मी, जिस आप सुन लो, मतलब इफ़ यू ऑलरेडी स्टडी इकोनॉमी फ्रॉम मी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एंड अगर नहीं भी पढ़ी है तो एक काम करो, ये लेक्चर सुन लो और इसके बाद आपको ट्रूली रियलाइज़ होगा कि आप क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पा रहे हो। इकोनॉमी आपसे नहीं चूकेगी इसके बाद। ठीक है, एक 30 आवर्स का मैराथन भी हमने पूरा कंबाइन किया है। तो अगर आपको वो चाहिए होगा इकोनॉमी पे, तब कवर द एंटायर इकोनॉमी, तो वो बता दीजिएगा। वी विल पोस्ट दैट एज वेल। चले, ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन विद द टॉपिक 1 विच इज बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट का क्या मीनिंग है। मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब भी मीटिंग होती है, तो एक रिपोर्ट सामने आती है। तो इस रिपोर्ट में जनरली सबसे ज़्यादा, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है, बट द बिगेस्ट थिंग इज कि भाई रेपो रेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ कि क्या हुआ। नाउ रेपो रेट इज द रेट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द बैंक। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि RBI जिस चीज़ पे, जिस रेट पे बैंक्स को लेंड करेगा, उसी रेट पे बैंक्स आगे अपने कस्टमर्स को लेंड करेंगे। तो अगर वो रेट ज़्यादा है ना, रेट का मतलब क्या होता है? रेट समझो, वो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, ना, ब्याज की दर है। तो अगर वो ज़्यादा है, अगर आपसे कोई ज़्यादा ब्याज दे, ज़्यादा इंटरेस्ट ले, ज़्यादा रेपो ले रहा है, तो यू विल बी लेस लाइकली टू टेक अ लोन, है ना। मान आपको घर खरीदना है और 20% का होम लोन चल रहा है, 20% देना पड़ रहा है, तो आप नहीं लोगे लोन। वही 2% चल रहा है, भाग के ले लोगे। तो ये डिफरेंस है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अक्टूबर में हुई थी, फिर एक दिसंबर में और अभी एक फरवरी में। तो मैंने तीनों ही इसमें अपडेट कर दिए। तो अक्टूबर में जो हुई तो 57 थी, फिर दिसंबर में हुई, फरवरी में हुई। अक्टूबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा था, 5.5% पे रखा था। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई दिसंबर में जिसमें 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट उसको कम करके 5.25% कर दिया गया। तो कम क्यों करते हैं रेपो रेट को, अब आप मुझे बताओ। वी डिक्रीज द रेपो रेट बिकॉज एज सून एज यू डिक्रीज द रेपो रेट व्हाट हैपेंस इज कि भाई बैंक जो है वो ज़्यादा लोन लेगा और फिर आगे ज़्यादा लोन देगा और सस्ते में लोन देगा, है ना भाई। आप इसको ऐसे समझो कि RBI बैंक को लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है, तो बैंक कस्टमर को लोअर इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, तो कस्टमर ज़्यादा लोन लेगा और कस्टमर ज़्यादा लोन लेगा तो इकॉनमी में ज़्यादा पैसा आएगा, इकॉनमी ज़्यादा पैसा आएगा तो इकॉनमिक ग्रोथ जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, है ना। क्लियर है बात। तो ये एक बहुत बेसिक सिंपल सी चीज़ है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो क्या समझ में आया हमें? दिसंबर में कम किया और फिर फरवरी में उसको सेम रखा। तो मतलब पहले 5.5% था, फिर 5.25 और अभी फिर से 5.25 है। क्लियर है बात। अक्टूबर से पहले वाली जो हुई तो उसमें भी 5.5 ही था, तो फिर अनचेंज रखिए 5.5, फिर 5.25, फिर 5.25। क्लियर है बात। अब जो ये फेज़ है दिसंबर, नवंबर और आपका जनवरी, फरवरी, इस पूरे फेज को एक टर्म दिया गया है जो कि RBI ने दिया है, विच इज द गोल्डीलॉक फेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब एक गोल्डीलॉक जोन पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, हालांकि वो कॉन्सेप्ट अलग है, बट वो गोल्डीलॉक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक गोल्डीलॉक फेज क्या है? देखो, गोल्डीलॉक फेज RBI ने ऐसे डिफाइन किया है कि इंडियन इकोनॉमी का वो टाइम जब इन्फ्लेशन कम है और GDP ग्रोथ अच्छा है।
दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द गोल्डीलॉक फेज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, है ना, और उसमें एक साइंस एंड टेक का दे देगा, एक एनवायरमेंट का दे देगा, एक ज्योग्राफी का दे देगा, एक इकोनॉमी का दे देगा। तो इट इज एन इकोनॉमिक टर्म राइट नाउ। गोल्डीलॉक जोन अलग होता है, गोल्डीलॉक फेज है। गोल्डीलॉक फेज इज दैट फेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द करंट फेज ऑफ द इकोनॉमी वेयर द इन्फ्लेशन इज लो, मतलब इन्फ्लेशन वही जो 4 ± 2 के बैंडविड्थ में वही है, लेकिन उसमें भी लोअर साइड पे है, एंड द जीडीपी इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो जीडीपी स्ट्रॉन्गर है, मैं आपको बजट क्वेश्चन में पूरा कराऊंगा, उसमें पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। इस पे अभी एक न्यूज हो रहेगी नीचे, तो उसकी बात करेंगे। आरबीआई ने अपना जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रखा है। अब देखो स्टैंड जो होते हैं वो आरबीआई के 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है आपका अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव क्या होता है कि हमने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। जब हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो जनरली स्टैंड को अकोमोडेटिव रखते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उसको हम सेम लेवल पे रखना, स्टेबल रखना। हॉकिश का मतलब होता है उसको इंक्रीज करना इंटरेस्ट रेट को, और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होता है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे लेकिन थोड़ा मेजर करके, है ना, मतलब ऐसे अभी थोड़ा सोचेंगे, देखेंगे। तो जनरली जब इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रहता है कि भाई अभी हमें इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल दिख नहीं रहा है पिछली बार की मीटिंग से लेकर अभी तक की मीटिंग के बीच में। सो वी आर गोइंग टू कीप द स्टैंड एज स्टेबल और न्यूट्रल। एंड अकोमोडेटिव का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट को कम करना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने दिसंबर में 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट कम किया था, तो उसका मतलब क्या था कि आपने जो स्टैंड है वो अपने अकोमोडेटिव रखा है, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आई। तो अब जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने अभी हाईलाइट नहीं की आपके लिए, एंड दीज थिंग्स मतलब वो या तो जनरल स्टेटमेंट्स हैं या तो फिर नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो आरबीआई ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में वो 6.8% से ग्रो करेगा, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड नहीं ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा अभी, तो 6.5% पहले बोला था, 6.8 कर दिया, और इको सर्वे ने भी लगभग यही डेटा कोट किया है, मतलब यही डेटा बताया मैं कि इतना ही रहेगा। आरबीआई ने अपना सीपीआई इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो भी कम कर दिया टू 2.6%, है ना। तो जो आप सोचो 4 ± 2 का था ना, तो 4 - 2 इज 2, तो 2 से 6 के बैंडविड्थ में इन्फ्लेशन रहना चाहिए था, और आरबीआई बोल रहा है कि भाई 2.6 रहेगा। गेटिंग इट? तो दैट इज द होल पॉइंट, दैट इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड कि 2.6% इज अ लोअर इन्फ्लेशन एंड 6.8% इज अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ। तो 2.6 + 6.8 ये जो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा गोल्डीलॉक फेज। क्लियर है? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा कम हो रहा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मीटिंग करते के बाद रिपोर्ट निकलती है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के हिसाब से आपकी बैठती है, गठन हुआ था। 6 मेंबर कमेटी है, 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कम से कम 4 बार मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं बट कम से कम एटलीस्ट 4 बार मिलेंगे, और कोरम कम से कम जब 4 लोग प्रेजेंट होंगे तब चलेगी। क्लियर है बात? और इसको हेड कौन करता है? इट इज हेडेड बाय द आरबीआई गवर्नर, बाय नन अदर देन द आरबीआई गवर्नर, कमिटेड बाय द आरबीआई गवर्नर। क्लियर है सबको? आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए? गोल्डीलॉक फेज इंपॉर्टेंट है, ये कम ज़्यादा करने से क्या होता है, रेपो रेट को, वो इंपॉर्टेंट है, और पूछ सकता है कि इंडिया में जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन अभी क्या चल रहा है। हालांकि बहुत, क्योंकि स्टैटिक डेटा नहीं होता है तो जनरली डोंट टास्क बट कैन बी, एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बेसिक्स ऑफ इट। क्लियर है? ये सारी बातें हमें याद रखनी है। नाउ सॉरी, द नेक्स्ट इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ। अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक ऐसे, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, वो हर हफ्ते चेंज हो जाता है, हर महीने चेंज हो जाता है, क्वार्टर चेंज हो जाता है, तो बहुत तेज़ी से चेंज होता है जो जीडीपी के फिगर्स हैं, राइट। बट अगर आप देखोगे तो जो सेकंड क्वार्टर ऑफ ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, उसका जो सेकंड क्वार्टर था जुलाई से सितंबर, उसमें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 8% क्रॉस कर गया था। मतलब वेरी हाई है ना, काफ़ी हाई है, मेनली बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखो इंडिया का एग्रीकल्चर ज़्यादा ग्रो कर नहीं रहा है, अगर आप डेटा भी देखोगे तो 3.1% पे ग्रो किया है, जब पूरा इंडिया 8.2 पे कर रहा है, तो एग्रीकल्चर 3.1 पे कर रहा है, और सेकेंडरी 8.1 पे कर रहा है, टर्शियरी 9.2 पे कर रहा है। सो आप देखोगे तो सेकेंडरी तो लगभग उतने कर रहा है जितना देश कर रहा है, टर्शियरी उससे ज़्यादा कर रहा है, और एग्रीकल्चर उससे कम कर रहा है, तो इसलिए वो एवरेज आउट, बैलेंस आउट होकर 8.2 के आसपास आ जा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज कंसिडर्ड वेरी नाइस, काफ़ी बढ़िया था ये, राइट। फिर लेबर फोर्स, ये आप मेंस के लिए याद रख सकते हो ऐसा कोई डेटा, ये डेटा सबसे ज़्यादा हेल्प करता है मेंस में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये 55.4% चला गया था अक्टूबर में रिसेंटली। ये क्यों फायदे का है हमारे, क्यों वाई डू वी नीड टू रिमेंबर दिस इन फॉर मेंस? क्योंकि भाई इससे पता चलता है कि आपके देश में जो लेबर फोर्स है वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है इकॉनमी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लेबर फोर्स पार्टिसिपेट करते तभी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर पाएगी। Then India's cumulative exports, merchandise and services rose by 4.84%. Again, I don't need to remember all of this. ये आपको प्रीलिम्स की तो जरूरत नहीं ही है। अब हम पहले 5th लार्जेस्ट इकॉनमी थे, फिर हमने जापान को ओवरटेक किया, एंड नाउ वी आर द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकॉनमी।
है ना। जीडीपी हमारा पहले 3.5 था और अभी $4 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गया है। तो दिस इज अगेन वेरी 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 हैवी न्यूज़ है ना। $4 ट्रिलियन को क्रॉस करना बड़ी बात है। फिर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई हमारा जीडीपी 6.5% वगैरह बोल रहे हैं, अगर दैट इज अ वेरी गुड रेट, क्योंकि ग्लोबली तो नहीं चल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। ग्लोबली बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। और पिछले 10 सालों में हमने अपना जीडीपी जो है वो ट्रिपल कर लिया है। पहले हम 1.06 पे बैठे थे और अभी हम 3.31 वगैरह पे बैठे थे लास्ट टू लास्ट, मतलब ये जो फाइनेंशियल चल रहा है इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें तो हमने $4 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर लिया। तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़। ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट्स भी इंडिया के इंक्रीज हो रहे हैं, $800 बिलियन प्लस चले गए हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कम हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं? ये सब चीज़ें हमें समझा रही हैं, हमें बता रही हैं कि भाई मतलब इंडियन इकोनॉमी इज इन वेरी गुड शेप। एंड आप एक बात याद रखना कि जब भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करनी पड़ेगी तो यही पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में, ये डेटा आपके दिमाग में आएगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे जीएस 3 में, है ना। नहीं तो इट्स ऑफ नो यूज। तो जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं मेंस के लिए मैंने लिखा भी है ना। मेंस इन्फ्लेशन का पूछ भी सकते हैं कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ, तो जैसे मान लो अब जो ऑफिशियल सोर्स है उसने बेसिकली इसको यूपीए वर्सेस इंडिया टाइप का कर दिया। तो अब देखो 2004 से 2014 तक जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 8.2% था। 8.2% वेरी हाई इन्फ्लेशन, वेरी हाई। मतलब बैंडविड्थ भी हमारी 6% पे खत्म हो जाती है आके। तो 8.2% एवरेज होना, वो भी 10 साल, पूरी यूपी 1 यूपी 2 गवर्नमेंट निकल गई। फिर उसके बाद मोदी जी गवर्नमेंट के अंदर दिखा रहे हैं कि 5% का जो हमारा इन्फ्लेशन है वो रहा है उन्होंने एवरेज फॉर द 10 ईयर्स द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैव सर्व्ड, राइट। क्लियर है? तो दिस इज द पॉइंट। अब ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड यू शुड ऑलवेज ड्रॉ मैप और ग्राफ अराउंड इट फॉर मेंस, है ना। एक मेंस के लिए तो ग्राफ बना के रखो। यहाँ पे दिखाओ कि भाई मतलब 8.2%, यहाँ पे देखो 5%, और यहाँ पे ईयर और यहाँ पे ऐसे डाउन होते हुए दिखाओ कि भाई कैसे जो हमारा इन्फ्लेशन है वो एवरेज इन्फ्लेशन, ईयर ऑन ईयर एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो डाउन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अप इज द प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस दी है पीएसएल की, काफी इंपॉर्टेंट है। पीएसएल से पहले भी क्वेश्चन आ रखा है तो पीवाईक्यू होने की वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे। देखो, एक तो आरबीआई ने क्या किया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, बहुत तरह के बैंक होते हैं ना, शेड्यूल कमर्शियल, कोऑपरेटिव, पेमेंट, स्मॉल फाइनेंस, तो बहुत तरह के बैंक्स होते हैं। तो उनमें से एक बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको कितनी प्राइवेट सेक्टर की लेंडिंग करनी कंपलसरी है, उसको आरबीआई ने कम कर दिया। तो पहले जितनी, मतलब क्या होता है पीएसएल, कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिनमें अगर आप लेंड करोगे तो देश का भला होगा, तो उसको प्रायोरिटी पे रखो, है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो 75%, आप समझ रहे हो। मतलब अगर आप टोटल 1000 रुपये का लोन दे रहे हो लोगों को, तो 750 रुपये का लोन यू विल हैव टू गिव टू द प्रायोरिटी सेक्टर ओनली, है ना। अभी उसको कम करके 60% किया। वैसे क्या फायदा होगा, देखो अगर पीएसएल का लोन जो है वो मैंडेटरी जितना है उसका अगर लिमिट कम हो रही है तो उसका अगेन मतलब क्या है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 15% उनके पास और ज़्यादा बैंडविड्थ है टू गिव इट टू पीपल, जहाँ से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। नाउ पहला, हायर लोन एंटिटीज फॉर हाउसिंग एंड रिन्यूएबल, है ना। हाउसिंग रिन्यूएबल को हमने हाई लोन लिमिट दे दी है कि भाई इनको ज़्यादा लोन दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसके बाद रिवाइज टारगेट्स फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, पीएसएल इनका भी एडजस्ट किया गया है। पीएसएल टारगेट फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैज बीन रिवाइज टू 60%। ऊपर भी 60 है, यहाँ पे भी नीचे भी 60 है। बाकी ये वाला जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शंस। जो वीकर सेक्शन है उनकी डेफिनेशन को इंप्रूव किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है ट्रांसजेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट इस बार किया गया है वो है आपका ट्रांसजेंडर का। ट्रांसजेंडर्स आर नाउ कैटेगराइज्ड टू बी अ वीकर सेक्शन फॉर द मैटर ऑफ द पीएसएल, है ना। पीएसएल में बहुत सारे लोग हैं ना कि भाई इनको देना है, स्मॉल बिजनेसेस को देना है, फार्मर्स को देना है, किस किस को देना है ना। तो ऐसे करके देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर एंगेज या फिर हु आर पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। तो उसमें हमने ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया है ताकि उनको भी पैसा थोड़ा मिल सके, लोन वगैरह थोड़ा मिल सके, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सके। करेक्ट, क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ट्रांसजेंडर्स वाला जरूर याद रखना यार, है ना। मुझे मतलब पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ट्रांसजेंडर्स वाला पॉइंट हो गया एक आपका, दूसरा एसएफबीज वाला पॉइंट हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वाला। ये 2 पॉइंट प्लीज़ याद रख लेना, इन दोनों से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। बाकी अब देखो ये सारा जो टारगेट है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को 40% अपना पीएसएल में डालना पड़ता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का पहले 75 तो उसको 60 कर दिया है। आरआरबीज को 75 डालना पड़ता है, यूसीबीज को 60, फॉरेन बैंक्स को 40, है ना। चाहे ब्रांच 20 से ज़्यादा हो, 20 से कम हो, 40 तो डालना पड़ता ही है। फॉरेन बैंक्स का देखो यार, ब्रांचेज चाहे जितने भी हो 40% पीएसएल के नॉर्म्स रहेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसके अंदर के सेक्टर्स भी पढ़ने हैं, सब टारगेट्स भी देखने हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ गया है बट इधर से नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो यहाँ से आ सकता है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं। अच्छा याद रखना भाई, ये आरआरबीज और एसएफबीज के लिए नहीं, मतलब इसको इनके लिए अलग है ना, इनके लिए अलग है फंडा। एसएफबीज का 60% और आरआरबीज का 75% है, जबकि बाकी एससीबीज का 40% ही है।
इस 40 में से 18% जाएगा एग्रीकल्चर में, 7.5 MSME में, 10 वीकर सेक्शन का मतलब ये मिनिमम है ना। फिर 60% यहाँ पे वही अगेन सेम 75, आगे देख सकते हो आप इसके सेक्टर 60% में सेक्टर। फिर जैसे मान लो फॉरेन बैंक का यही क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, जो इनका क्राइटेरिया है ये सेम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वाला है जो ऊपर पढ़ा आपने 18, 7.5, 10, ये वाला देखो 18, 7.5, 10, जबकि इसका अप टू 32% के भी क्लासिफाइड अंडर एक्सपोर्ट क्रेडिट है ना, जिनकी जो फॉरेन बैंक जो छोटे हैं, ब्रांचेस कम हैं, उनके लिए हम इसको चेंज कर देंगे, है ना। और बाकी MSME एजुकेशन वगैरह को 8% इनका जाना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्राइटेरिया याद रख लो, इसके याद रखते ये वाला याद हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। SFBs का जो टारगेट है वो यही वाला है ना, मीट सब टारगेट सिमिलर टू SCBs, कोर 40% मस्ट बी स्टैंडर्ड PSL कैटेगरीज है ना, जो उसका 60 में से आउट ऑफ दिस 60 40 हैज़ टू बी द कोर, है ना। बाकी 20 आप अपने हिसाब से फिर किस किस PSL में देना है वो देख सकते हो। दिस इज द पॉइंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, एग्री में 18, MSME में 7.5 एंड वीकर में 10, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैंक नेट है ना, एंड ई बिक्री बोल लो या बिक्रे बोल लो, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले 2019 में यहाँ पे देखो इस साइड इधर, ये सबसे पहले एक मिनट मैं वो यूज़ करता हूँ ना इसमें, हाँ। सबसे पहले 2019 में ई बिक्रे प्लेटफॉर्म आया था, जो एक डिजिटल ऑक्शन प्लेटफॉर्म था, है ना। डिजिटल ई और बिक्री करना, ऑक्शन करना फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स अंडर रिकवरी प्रोसीडिंग्स बाय PSU बैंक। PSU देखो, PSU किसी को लोन देता है, मान लो फिर वो नहीं लोन चुकता कर पाया, तो आपके पास आपका एसेट पड़ा होता है। अब उस एसेट से आपको रिकवरी करनी है, तो उस एसेट को बेचोगे ना, तो उसका ऑक्शन होता था। तो जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑक्शन होता था उसको बोलते थे ई बिक्री प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च किया था 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, ये ऑक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसका काम वही था भाई, बैंक की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिकवरी में चल रही है उन पे ऑक्शन करवाना, बर्डन कम करना बैंक के ऊपर से, रियल टाइम में आप ट्रैक कर सकते हो कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और NPA से कितना बैंक एफिशिएंटली क्विकली पैसा बना पाएगा, उसमें हेल्प करना। तो ये ई बिक्री का काम था। नाउ इन 2025 लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड वाज, ई बिक्री प्लेटफॉर्म को रिवैम्प करके बैंक नेट पोर्टल बनाया गया। तो जब भी ऐसा कुछ रिवैम्पिंग टाइप की होती है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बैंक नेट पोर्टल बनाया गया था। बैंक नेट पोर्टल स्पेशली डिजाइन टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ NPA केसेस। तो वही देखो, काम तो सेम ही है, ट्रांसपेरेंसी स्पीड अप, यहाँ भी सेम था कि भाई ट्रांसपेरेंसी कर दी हमने, रियल टाइम ट्रैक कर लो और आपका स्पीड अप करवा दिया काम को, है ना, ऑफ सेम डिस्पोजिंग द NPA केसेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा है, तो हमने उस पूरी टेक्नोलॉजी, उस पूरे KYC को इसमें इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि हम और बेहतर तरीके से और तेज़ तरीके से, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कर सकें। ऑल द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स and the Insolvency Board of India are using the platform for listing and auction of properties across the country। तो कुछ नहीं है, बस ई बिक्री प्लेटफॉर्म ही है। अब उसको हमने रिवैम्प कर दिया है थ्रू योर टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड KYC टूल्स। तो KYC टूल्स प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट सोवा प्लस आपका KYC, इसको पूरा यूटिलाइज करके हमने एक रिवैम्प प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम है बैंक नेट। तो बिल्कुल ऐसे मतलब परेशान नहीं होना है। और बैंक नेट में ऐसा कुछ नेटवर्क टाइप का बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल रहा है, इट इज़ मोर अबाउट द रिवैम्पिंग ऑफ द ई ऑक्शन पोर्टल, ठीक है। बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, बैंक के पास जो एसेट पड़े हुए हैं अब उनका ऑक्शन करने के लिए पूरा अपने आपको नेटवर्किंग सिस्टम दे दिया है। तो बैंक ऑक्शन है ना, बैंक ऑक्शन, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। देन मूविंग हेड टू NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें देखो दो तीन चीज़ें हैं। व्हाट इज द न्यूज़ हियर, RBI रिवाइज द क्वालिफाइंग एसेट्स क्राइटेरिया फॉर NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। वो वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर वो वाले NBFC जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया क्या होगा, RBI ने रिवाइज कर दिया। आपको लगेगा सर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले समझो कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो फाइनेंशियल कंपनीज है जो छोटे छोटे लोन देती है ना, छोटे छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज देती है टू पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज ज़्यादा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटी का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं छोटे वगैरह लोन देने में। RBI को रेगुलेट करता है किस फ्रेमवर्क के अंडर, NBFC MFI फ्रेमवर्क के अंडर, है ना, कि भाई मान लो MFI है क्योंकि छोटा ही काम कर रहा है, तो कल को कोई क्लाइंट की दिक्कत हो जाए, कोई प्राइवेसी की दिक्कत हो जाए, तो सब जो है वो RBI जो उसको रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे देयर इज समथिंग नोन एज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब ये क्या है, देखो
क्वालिफाइंग एसेट कैसे, पहले वो समझो। क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया बोल रहे हैं ना, क्वालिफाइंग एसेट्स यहाँ से पढ़ो, देखो क्वालिफाइंग एसेट्स आर डिफाइंड एज कोलेटरल फ्री लोन्स एक्सटेंडेड टू हाउस होल्ड्स विद एन एनुअल इनकम ऑफ अप टू ₹3 लाख। अब बस समझ में आई बात, कैसे क्वालिफाई करोगे आप टू गेट अ लोन फ्रॉम NBFC MFI, हाउ डू यू क्वालिफाई, या फिर व्हाट एसेट्स, एसेट लोन होता है ना, बैंक का लोन एक एसेट है उसका, तो व्हाट लोन्स और व्हाट क्राइटेरियाज क्वालिफाई टू बी एन एसेट अंडर दी NBFC MFI। तो उसका ही बता रहा है कि भाई कोलेटरल फ्री लोन अगर आपको हाउस होल्ड्स को देने हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसी में दोगे, राइट। तो दैट इज नोन एज क्वालिफाइंग एसेट। अब इसमें चेंज क्या हुआ है वो देखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द NBFC MFI रिड्यूसिंग, है ना, ये जो कैटेगरी रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम 75% ऑफ टोटल एसेट्स टू अ मिनिमम ऑफ 60% ऑफ टोटल एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, पहले NBFC MFI को ये बोला जाता था कि आप अपने टोटल लोन्स का कम से कम 75% जो है वो क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया वालों को दोगे, है ना, मतलब जिनका एनुअल इनकम अप टू 3 लाख हमको दोगे। लेकिन अब इस लिमिट को हमने कम करके कितना कर दिया है, 60% कर दिया है, thus freeing the NBFC MFIs to lend 15% to the other ones who do not qualify in the qualifying asset criteria, कि भाई उसके बियॉन्ड भी है तो भी दे सकते हैं। पहले ये 85% हुआ करता था, फिर हमने स्कोर कम करके 75% किया और अब हमने इसको 60% कर दिया है। क्लियर है बात। तो दिस इज हाउ दिस हैज प्रोग्रेस। तो MFI अब अपना 40% लोन जो है वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही छोटे एरियाज में या छोटे क्वांटम का देना पड़े, है ना, वी कैन नाउ मेक इट बिग ऑल्सो। क्लियर। अब इससे होगा क्या, इट इनेबल्स द NBFC MFI टू एक्सटेंड द रीच टू द मिसिंग मिडिल थ्रू प्रोडक्ट फॉर क्लाइंट्स ट्रांजिशन टू MSMEs एंड माइक्रो। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इससे पहले आप सिर्फ बात कर रहे थे छोटे घरों की, लेकिन अब 40% लोन ओपन होने के बाद नाउ MFIs कैन गो टू लार्ज प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जिनको नीड है। क्लियर बात। तो दिस इज द एंटायर सिनेरियो अराउंड NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, RBI पे आते हैं। RBI ने, क्योंकि देखो गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा ही हरकत कर रहा है पिछले कुछ वक्त से, तो RBI has come up with draft guidelines aimed at regulating loans disbursed against gold as collateral। गोल्ड को कोलेटरल रख के दिए गए लोन पे, है ना, या फिर सिल्वर को कोलेटरल रख के दिए गए लोन पे क्या गाइडलाइंस लगेंगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कितनी लैंडिंग हो सकती है, उस पूरे को डिफाइन किया है RBI ने इन द RBI लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल डायरेक्शंस 2025, ये जिसका नाम दिया है। क्लियर है बात। आप समझो 2-3 चीजें। सबसे पहले क्या था कि हम सिर्फ गोल्ड लोन देते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या था कि हम सिर्फ गोल्ड लोन्स दिया करते थे, है ना। अब हम RBI ने सिल्वर को भी फॉर्मली अपने अंडर ले लिया, क्योंकि सिल्वर की जो वैल्यू है वो काफी इंक्रीज हुई है। 2025 डायरेक्शंस एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सिल्वर ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स एज एलिजिबल कोलेटरल, कि भाई आप सिल्वर को भी अब कोलेटरल रख के आप अपना लोन ले सकते हो। देखो समझना मेरी बात को, ऐसा नहीं है कि देश में इससे पहले सिल्वर पे लोन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो रेगुलेटेड ऑफिशियल फॉर्मल चैनल के नहीं थे। जो मिलता था वो सेठ साहूकार की दुकानों पे, या जो गांव खेड़े में जो ज्वेलर होते हैं उनकी दुकानों पे गिरवी रख के ब्याज में रख के मिलता था। बट नाउ दैट इज नॉट द केस, है ना। अब हम उसको फॉर्मल गाइडेंस के अंडर भी ले आए हैं। देन देयर इज अ यूनिफाइड मास्टर डायरेक्शन जो इशू किया है इसने जून में, और फिर सब अपडेट किया उसको सितंबर में। कॉन्सोलेट 30, इससे पहले 30 सर्कुलर्स थे, उनको पूरे को कॉन्सोलेट करके फाइनली गोल्ड एंड सिल्वर क्या चलेगा वो हमने बता दिया है। इट अप्लाइज टू अ वाइड रेंज ऑफ लेंडर्स, बी इट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, बी इट द NBFC MFIs, बी इट द UCBs, कोई भी हो, सब पे जो ये है ये अप्लाई होगा कि भाई अगर आप गोल्ड के अगेंस्ट या सिल्वर के अगेंस्ट कोलेटरल दे रहे हो तो देखो आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना ही करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट लोन टू वैल्यू, है ना, द स्ट्रिक्ट लोन टू वैल्यू सीलिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस। क्या होती है ये लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब ये है कि भाई द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन, कितना लोन बचा है, टू द वैल्यू ऑफ द प्लेस्ड एलिजिबल कोलेटरल एज ऑन दैट पर्टिकुलर डे। कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने लोन लिया है 1 करोड़ का, टोटल कोई लोगों ने मिलकर एक बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, लेकिन साथ साथ में जो कोलेटरल दिया है ना वो दिया मान लो 2 करोड़ का, लेट्स फॉर एग्जांपल से। तो यहाँ पे अब क्या सीन बनेगा, द स्ट्रिक्ट लोन टू वैल्यू सीलिंग लिमिट, अगर मतलब इसको हम इम्पोज होते हुए नहीं देखते तो क्या बनेगा कि 100 का लोन डिवाइडेड बाय, या 1 करोड़ का लोन डिवाइडेड बाय 2 करोड़ का आपका वैल्यू, करेक्ट। तो उसका दिस इज व्हाट इज नोन एज द लोन टू वैल्यू सीलिंग इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर है। The LTV ratio has been reduced to 70% for standard gold loans, for loans above 5 lakh rupees. For smaller loans,
द न्यू रूल अलाउज अ हायर एलटीवी रेशो टू 85%। तो एलटीवी रेशो भी कम ज़्यादा होता रहता है कि भाई आप टोटल में से कितना जो है वो लोन दे सकते हो अगेंस्ट कोलेट्रल, राइट। देन प्रोडक्टिव एंड कंजम्पशन लोन्स बोथ अलाउड, ये दोनों तरीके के लोन्स अलाउड हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अलाउड नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप मतलब गोल्ड रख के, अपना सिल्वर रख के आप एग्रीकल्चर के लिए लोन ले सकते हैं, एमएसएमईज के लिए, बिजनेस वर्किंग कैपिटल्स के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन यू कैन नॉट टेक लोन्स फॉर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और इलीगल एक्टिविटीज, है ना। ऐसे नहीं कि मैं अपना सोना गिरवी रख के और भाई मैं तो कुछ ऐसा बेचूंगा जो देश में बंद है ना। दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू ऑब्वियसली, बट ओवरऑल इट विल बी बेनिफिशियल कि आप गोल्ड और सिल्वर पे ही आप अपना पैसा उठा सकते हैं। क्लियर हो गई? तो दिस इज अबाउट द लोन। Once the borrower represent a loan amount, the gold must be returned within 7 working days. If the gold is not returned within a specific time frame, the lender will have to pay the borrower a penalty of 5,000 per day till the release date. ठीक है, क्लियर है भाई? 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसका जो पैसा है उसको वापस करो, तो पेनल्टी यहाँ पे लग जाएगी। तो यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा कि पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है ना, इसका प्रोविजन नहीं, उसका प्रोविजन नहीं, तो ऐसी चीज़ों में हमेशा फंसाता है। तो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा भाई ट्रिकी है, ध्यान से सुनना, है ना। एक बार कि मैं क्लियर करूँगा। जो लिक्विडिटी कवरेज रेशो होता है ना, उसको रिवाइज़ किया, उसकी गाइडलाइंस को अपडेट किया है आरबीआई ने, अभी नए फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगा। तो इसको क्या करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो होता क्या है। देखो भाई, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, एक सेकेंड मेरे को पॉइंटर कहाँ गया, हाँ, लिक्विडिटी कवरेज रेशो इट इज़ अ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसल 3। सबसे पहले बेसल 3 के अंदर आता है पहली बात। अब देखो नाम से पढ़ो हमेशा, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। आपके पास कोई एक चीज़ कवर करने के लिए कितनी लिक्विडिटी है, या फिर आप ये मान लो टोटल लिक्विडिटी से आप कितना कवर कर सकते हो उसका रेशो। अभी है क्या, देखो कि भाई इतना पैसा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इतना सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होता है, एचक्यूएल क्या होते हैं, तो जल्दी, है ना, बहुत जल्दी जो लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, या फिर जो बहुत अच्छी क्वालिटी के लिक्विड एसेट्स होते हैं, टू कवर देयर टोटल नेट कैश फ्लोज फॉर अ 30 डे स्ट्रेस पीरियड। जैसे मान लो एचक्यूएल क्या होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों एक अच्छा एचक्यूएल है, क्योंकि बेचा तुरंत और पैसा आ गया। तो जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, एचक्यूएल, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो वी हैव टू मेंटेन अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू कवर। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिक्विडिटी कवरेज टू कवर देयर टोटल नेट कैश आउटफ्लोज फॉर 30 डे स्ट्रेस पीरियड। कि अगर 30 दिन में आप स्ट्रेस में रहो, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि मान लो उसमें पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है, फिर मान लो उसमें पैसे का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे 30 दिन के स्ट्रेस पीरियड में कितना कैश आउटफ्लो हो सकता है ना, नेट मतलब कुछ आ भी रहा होगा उसको माइनस कर दो, तो नेट कितना कैश आउटफ्लो हो सकता है उतना आप एचक्यूएल मेंटेन करके रखो। क्यों? क्योंकि मान लो कभी ऐसे पीरियड आ जाता है तो ऐसा दिखना चाहिए कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। एंड दिस स्पेसिफिकली हैपेंस इन अ रन ऑफ फैक्टर। रन ऑफ फैक्टर क्या होता है? रन ऑफ फैक्टर रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कुड बी विथड्रॉन बाय डिपॉजिटर इन अ स्ट्रेस सिनेरियो। कि भाई टोटल मान लो मेरे बैंक में 100 रुपए थे और इसमें से स्ट्रेस पड़ गया एकदम से, तो 80 रुपए जो है वो डिपॉजिट निकाल के ले जाएंगे, तो मेरा रन ऑफ फैक्टर 80 हो गया, 80 हो गया, 80% हो गया। तो द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज दैट कुड बी विथड्रॉन बाय डिपॉजिट इन अ स्ट्रेस सिनेरियो। तो टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज दैट कुड बी विथड्रॉन इन अ स्ट्रेस सिनेरियो, है ना, तो 80% आपका हो गया। तो ये जो रन ऑफ फैक्टर वाले केसेस में इस 30 डे के स्ट्रेस पीरियड में इस आउटफ्लो को कवर करने के लिए मुझे कितना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट चाहिए, उसका नाम है एलसीआर, और ये आया था बेसल 3 नॉर्म्स के अंतर्गत। क्लियर? बिल्कुल। क्या होते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स? ये होते हैं आरबीआई को कितना पैसा दे के छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना पैसा डाला हुआ है, ये सब क्या आपके एचक्यूएल है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है। क्लियर? समझ में आई बात? अब इसमें चेंज क्या वो देखते हैं। ये पूरा एलसीआर समझ में आ गया। अब इसी एलसीआर के गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस करे गए हैं। सबसे पहला रन ऑफ, जो ये एज पर द न्यू गाइडलाइंस बैंक्स विल रिक्वायर टू असाइन एडिशनल रन ऑफ रेट ऑफ 2.5% to deposits made through internet and mobile banking channels by retail and small business customers. Very important, very 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 important. देखो सुनो ध्यान से, ये बोला गया है कि आप 2.5% और ज़्यादा मेंटेन करो। बैंक्स को बोला गया कि 2.5% और ज़्यादा मेंटेन करो। स्पेसिफिकली किन के लिए? जो वो पैसा जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आया, जैसे मान लो यूपीआई वगैरह के थ्रू आया। क्यों भाई, क्यों करें हम? क्योंकि वो जो पैसा डिजिटली आया है उसका डिजिटली बाहर जाने का क्वांटम भी बहुत हाई है और चांसेस बहुत हाई है।
तो इसलिए जो पैसा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से आया है उसमें एग्जिस्टिंग वाले LCR में एक रन ऑफ रेट ऐड करो 2.5% का। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस। एक दूसरी चेंज है, वो क्या है? RBI ने ये बोला है कि जो भी नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, है ना, द फंड्स फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल एंटिटी। नॉन फाइनेंशियल एंटिटी क्या होते हैं? जो जैसे बैंक्स को अगर आप छोड़ दो तो सब कुछ नॉन फाइनेंशियल एंटिटी हो गया आपका। जैसे मान लो आपका एजुकेशन के कुछ भी से कंपनीज हैं, चैरिटेबल कंपनीज हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, पार्टनरशिप्स हैं, LLPs है, कुछ भी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज। तो द फंड्स फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज विल नाउ अट्रैक्ट अ लोअर रन ऑफ रेट ऑफ 40% कंपेयर टू द करंट 100%। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन फाइनेंशियल एंटिटी से जो भी फंड आया है, नॉन फाइनेंशियल एंटिटी से जो भी फंड आया है उस पे रन ऑफ रेट कम लगेगा, कम होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है भाई। ये क्या है? दीज आर बिग एंटिटीज ना, दीज आर नॉट रिटेल फंडिंग एंटिटीज, दीज आर होलसेल फंडिंग एंटिटीज, आप ये मान लो। तो ऐसी एंटिटीज से जो फंड आ रहा है वो बहुत फीबल नहीं है, बहुत जल्दी नहीं बदल जाएगा। भाई इंसान का मन जल्दी बदलता है, पूरी कंपनी का मन जल्दी नहीं बदल सकता, एक पूरे एजुकेशन संस्था का मन जल्दी नहीं बदल सकता ना, है ना। तो ये कम फीबल है। तो RBI ने सोचा कि भाई इस पर हम रन ऑफ रेट इतना ज़्यादा क्यों लगा के रखें, है ना। तो उसको हमने डिक्रीज करके भी 40% किया। क्या फ़ायदा होता है डिक्रीज करके? क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि बैंक के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा टू लेंड, है ना। नहीं तो बैंक को बहुत सारे पैसा अपना फंसा के रखना पड़ता है। तो करंट 100% से इसको कम करके 40% किया गया है। जबकि रन ऑफ रेट इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए बढ़ाया गया है। तो हर चीज़ लॉजिकली याद करनी है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग का पैसा बहुत तेज़ी से बाहर जा सकता है, इसलिए हमने वहाँ पे जो रन ऑफ रेट है वो इंक्रीज़ किया। वहीं ट्रस्ट जैसी चीज़ें, हाउसिंग जैसी चीज़ें, है ना, या फिर ये पार्टनरशिप्स, LLP जैसी चीज़ें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें, इनका पैसा बहुत तेज़ी से बाहर नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा रन ऑफ नहीं होता है, ये लोग थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा ये कम कर दिया, है ना, रन ऑफ रेट जो है वो कम कर दिया। क्लियर है भाई, बात समझ में आई? तो दीज आर द 2 अनाउंसमेंट्स मेड अराउंड LCR। नाउ द पॉइंट इज कि अब UPSC क्या पूछेगा कि ओवरऑल इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ओवरऑल ये बोला गया है कि इन दोनों से फायदा ही होगा। द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज 2 थिंग्स, द रन ऑफ रेट प्लस द नॉन फाइनेंशियल एंटिटी वाला लोन, दिस विल हेल्प नियरली बाई 6%। 6% के आसपास इसमें हेल्प करेगा। तो दिस इज अ गुड थिंग। क्लियर है भाई, सबको समझ में आया? ये LCR वाला टॉपिक समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखो, अलग अलग इन्वेस्टर से, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, सबसे पैसे लेके एक जगह पूल करके प्राइवेटली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाना, उसी को बोलते हैं बस इन्वेस्टमेंट फंड, और कुछ नहीं है। उनको कौन रेगुलेट करते हैं? SEBI रेगुलेट करती है ना। SEBI और इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस के अंतर्गत SEBI रेगुलेट करती है। तो इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, कि भाई एक तो इन्वेस्टमेंट फंड है, एक है पूल्ड टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड, तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब यहाँ पे RBI ने क्या किया है कि जितना भी ये इन्वेस्टमेंट जाता है ना, इसको हम कैसे और बेटर कर सके, कैसे इसको फोर्टिफाई कर सके, कैसे इसके थ्रू कोई भी आगे गलत ना हो। तो सबसे पहले दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस ओवरऑल द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क गवर्निंग हाउ द रेगुलेटेड एंटिटीज, बहुत ध्यान से सुनना, such as banks, NBFCs और financial institutions allocate capital to alternative investment funds। बहुत ध्यान से सुनना क्या पॉइंट है ये। 2 तरह की चीजें होती हैं when it comes to alternative investment fund। There are 2 things। First is the regulated entity, the second one is the alternative investment fund। अब आप एक बात सोचो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कोई है, उसके पास पैसा आएगा कहाँ से? अरे कहीं से नहीं आएगा, उसके पास पैसा आएगा यहीं से, फ्रॉम दीज बैंक, NBFCs वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, गेटिंग इट? तो द मनी with the alternative investment funds will always or also come from the regulated entity attached to it, या फिर the regulated entity that is in linkage with this particular alternative investment fund। बात समझ में आई? तो सबसे पहले पैसा कहाँ से आता है? सबसे पहले रेगुलेट हुई रेगुलेटेड एंटिटीज, उसके बाद इट गोज टू आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। क्लियर है, बात समझ में आई भाई? टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज इन AIF is restricted to 40% of the corpus and no RE can individually invest more than 10% of an AIF scheme's corpus। कि भाई देखो, मान लो हमने तुम्हें बोल तो दिया कि ठीक है
आप इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जब वो किसी एक सिंगल AIF में इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना, जितनी भी आपकी आ रही रेगुलेटेड एंटिटीज़ है वो एक सिंगल AIF में अगर इन्वेस्ट कर रही है और मान लो अपने उसके कॉर्पस का जितना इन्वेस्ट करना उसके कॉर्पस से बहुत ज़्यादा ले ले तो मोनोपोली टाइप की बन जाएगी ना। तो इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द REs इन AIF स्कीम इज 20% एंड द रेगुलेटेड एंटिटी कैन इंडिविजुअली इन्वेस्ट मोर देन 10%, करेक्ट। तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन कवर्ड है इसमें, सब कुछ ही कवर्ड है लगभग, इसलिए मैंने उसको मार्क भी नहीं किया। कमर्शियल बैंक, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक, आपका क्या बोलते हैं ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, इवन द HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो सब ही इसमें इंक्लूडेड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज अ लाइक काफ़ी अच्छा स्टेप टू फर्दर मेक थिंग्स ईजियर। क्लियर है सबको, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। बाकी देखो यहाँ पे कैटेगरी वगैरह लिखी हुई है, तो 3 तरह की कैटेगरीज होती है इन्वेस्टमेंट फंड की। कैटेगरी 1, 2, 3। 1 जो ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, अच्छे SMEs हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन देयर इज अ कैटेगरी 2, वहाँ पे इट इज़ नॉट दैट गुड एज कैटेगरी 1 बट स्टिल ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, ऐसी चीज़ों में आपका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो जाता है। फिर लास्ट है आपका कैटेगरी 3, इन्वेस्टमेंट एम्ड एट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स अचीव बाय एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, कि भाई शॉर्ट टर्म में पैसे जल्दी बन जाए, ऐसे कैटेगरी। ठीक है, तो दिस आर दिस 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, 2 एंड 3 इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रिक्टनेस। ठीक है सर, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट अप वी हैव अ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अब देखो जब बैंक बोर्ड ब्यूरो बना तब भी क्वेश्चन आया, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का, तो भी क्वेश्चन की चांसेस हैं। देखो भाई इंपॉर्टेंट है, सुन लो। 6 मेंबर्स को हम अपॉइंट करके और RBI गवर्नर की चेयरपर्सनशिप के अंतर्गत एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो पूरा जो कानून है जो इस पूरे को हैंडल करता है वो कौन सा है, इट इज़ द PSS एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन सी, RBI है, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। ये जो RBI है इट इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये 2007 का एक्ट है। इसने 6 मेंबर का अपना पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है, जो कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस के अंतर्गत बनाया है। भाई जो नाम है उसी के बेसिस पे रेगुलेशन है, नथिंग एल्स। ये बोर्ड क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, पेमेंट रेगुलेशंस है ना, तो रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ ऑल द पेमेंट सिस्टम्स, जितने पेमेंट सिस्टम है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, डोमेस्टिक हो, क्रॉस बॉर्डर, सब कुछ जो भी उन सबके पेमेंट को हैंडल करेगा, है ना, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स को हैंडल करेगा, रेगुलेट करेगा, सुपरवाइज करेगा। अब इसने एक बोर्ड को रिप्लेस किया, उस बोर्ड का क्या नाम था, उस बोर्ड का नाम था BPSS। तो BPSS क्या था, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशंस। इसको इसने रिप्लेस किया और अब हमारा क्या बन गया है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, PRB हमारा बन गया है, ठीक है। नाउ इसका कंपोजिशन कैसे है, सबसे पहले गवर्नर है जो कि एक्स-ऑफिशियो चेयरपर्सन है, डिप्यूटी गवर्नर है RBI का, RBI के डिप्यूटी गवर्नर होंगे इसमें, जो कि अब डिप्यूटी गवर्नर बहुत सारे होते हैं, तो इसमें कौन से बैठेंगे, वो वाले जो पेमेंट एंड सेटल PSS के इंचार्ज हैं, वो वाले डिप्यूटी गवर्नर इसमें बैठेंगे। एक ऑफिसर RBI का जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI जो है वो बैठाएंगे, एंड देन द 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पर्सन्स, इसके अलावा प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर ऑफ RBI को इन्वाइट किया है, तो अलग अलग लोगों को इसमें इन्वाइट किया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इज द गवर्नर, इंचार्ज ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम डिप्यूटी गवर्नर इज द पार्ट ऑफ इट, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, और 30 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं आपके RBI के एक पर्टिकुलर ऑफिसर। तो ये 3 तो हो गए। फिर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पर्सन्स रहेंगे जो कि पेमेंट सिस्टम में IT साइबर सिक्योरिटी वगैरह में आपके एक्सपर्ट होंगे। तो इन 6 का मिलके एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो बनेगा। क्लियर है। मीटिंग कम से कम 2 बार होगी साल में, एटलीस्ट ट्वाइस, और कोरम 3 मेंबर की होनी चाहिए। या तो चेयरपर्सन कंपलसरी है, या तो चेयरपर्सन एब्सेंट है तो डिप्यूटी गवर्नर जो है वो कंपलसरी है, होने चाहिए, ठीक है। देन और एक नॉमिनेटेड मेंबर होना चाहिए। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो एक नॉमिनेटेड मेंबर होना चाहिए। तो ये हो गए आपके 3 लोग, कम से कम 3 लोग इसमें होंगे, तभी आप इस कोरम को आगे बढ़ा पाओगे। मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठ गए सेंट्रल गवर्नमेंट के तो कोरम बन गई, नहीं। मतलब इधर गवर्नर और डिप्यूटी गवर्नर में से कोई एक और नॉमिनेटेड मेंबर्स में से कोई एक, तो ये तो 2 मिनिमम ही है।
फिर इसके अलावा कोई तीसरा इंसान होगा तो आप अपना मिनिमम कोरम बिठा के अपनी 2 बार एक साल में कम से कम मिलोगे। डिसीजन मेकिंग वही जैसे मेजोरिटी वोट्स होती है वैसी होगी, और अगर मतलब वो हो जाता है, टाई हो जाता है, तो फिर आपके जो चेयरपर्सन है गवर्नर, या फिर उस अगर गवर्नर नहीं है तो डिप्यूटी गवर्नर, उनको कास्टिंग वोट मिलेगी इन केस ऑफ अ टाई। मतलब 4 लोग बैठे हैं मान लो और टाई हो गया, तो डिप्यूटी गवर्नर जो है वो कास्टिंग वोट डाल के फिर ठीक कर सकता है, या फिर गवर्नर बैठा तो गवर्नर कर सकता है, तो कास्टिंग वोट जो है वो मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज अबाउट द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। और ऐसी ही चीज़ों में फंसाता है, कोरम के नंबर कम कर देगा, कास्टिंग वोट नहीं है ये बोल देगा, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक रख रहा हूँ आपके लिए। देन द नेक्स्ट वन इज डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल लैंडिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अपनी डिजिटल लैंडिंग जो डायरेक्शंस हैं उनको अपडेट किया है और बताया है कि अब हम जो डिजिटल लैंडिंग है उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, इट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन डिजिटल लैंडिंग, बी इट NBFCs, be it scheduled commercial banks, be it cooperative banks, be it housing finance corporations, be it all India financial institutions, कोई भी anybody who does digital lending, उसके ऊपर ये regulations जो है वो लगने वाले हैं। अब पहला, regulated entity fully responsible, है ना। सबसे पहली चीज़ जो है वो ध्यान से देखेंगे, जो regulated entities हैं वो fully responsible। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 तरीके से डिजिटल लैंडिंग होती है। एक रेगुलेटेड एंटिटीज़ करती हैं। रेगुलेटेड एंटिटीज़ कौन सी होती हैं? बैंक्स, NBFCs। दूसरा होते हैं लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स या डिजिटल लैंडिंग ऐप जिनको बोलते हैं LSPs या DLAs। इवन इफ दीज LSPs एंड DLAs आर लेंडिंग मनी, जो लीगल अकाउंटेबिलिटी है वो रेगुलेटेड एंटिटी मतलब बैंक और NBFCs की ही है। आरबीआई डायरेक्टली बैठ के पैसा बाजार को तो रेगुलेट नहीं कर रहा ना, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है बैंक्स और NBFCs को। तो ये बैंक्स और NBFCs की जिम्मेदारी है कि इवन इफ द पैसा बाजार, लेंडिंग कार्ड, क्रेडिट बैंक वगैरह, मैंने सारे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ LSPs एंड DLAs। अगर ये लोग भी लेंड कर रहे हैं तो भी लीगल अकाउंटेबिलिटी उनके कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स और NBFCs की ही बनेगी कि सारा कंप्लायंस देखें, डेटा सिक्योरिटी देखें, रिकवरी सब कुछ देखें, है ना। तो द रेगुलेटेड एंटिटी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर देयर इज अ मैंडेटरी, जो पूरा ये आपका रेगुलेटेड एंटिटी और LSP का कॉन्ट्रैक्ट है ताकि सारी ड्यू डिलिजेंस हो सके, है ना। LSP ये और आपका रेगुलेटेड एंटिटी ये, ठीक है। दिस आर द LSPs एंड दिस आर द रेगुलेटेड एंटिटीज। इनका आपस में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कॉन्टैक्ट होना मैंडेटरी है। ड्यू डिलीजेंस सब कर लेगा जो रेगुलेटेड एंटिटी है तभी, क्योंकि भाई ड्यू डिलीजेंस करेगा, देखिएगा कुछ गलती नहीं है, तभी तो अपने खुद के ऊपर लीगल अकाउंटेबिलिटी लेगा, है ना। कोई भी जो फंड है वो नो राउटिंग विद द LSP और थर्ड पार्टी पूल्स अलाउड। मतलब मान लो लोन देना है तो सीधा बोरोवर के बैंक अकाउंट में जाएगा, रीपेमेंट होगी तो सीधा जो रेगुलेटेड एंटिटी जो बैंक NBFC उसके अकाउंट में आएगा। मतलब ऐसे नहीं कि पहले क्रेडिट के अकाउंट में जा रहा है फिर पहले पैसा बाजार के अकाउंट में जा रहा है, नहीं, तो रीराउटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। देन डेटा प्रिवेसी वगैरह जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा प्रिवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होना मैंडेटरी है। साथ साथ में आरबीआई का जो CIMS पोर्टल है, सारे DLAs, ये सब जो DLAs हैं, है ना, डिजिटल लैंडिंग ऐप्स, पैसा बाजार, फलक वगैरह वगैरह, ये सब आरबीआई के CIMS पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आपको? डिजिटल लैंडिंग रूल्स में सब सारे के सारे रेगुलेटेड एंटिटीज पे लगेगा ये। सबसे पहली बात तो जो डिजिटल लैंडिंग करती हैं, फिर इवन जो DLAs LSPs करते हैं उनकी लैंडिंग के लिए भी लीगली रिस्पॉन्सिबल उनके बैंक्स और NBFCs ही होंगे। उनके साथ वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट करेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, रीराउटिंग नहीं करेंगे, डेटा प्रिवेसी का ध्यान रखेंगे, डेटा लोकेशन का ध्यान रखेंगे और उनको रजिस्टर करवाएंगे आरबीआई के CIMS पोर्टल पे। दीज आर ऑल द थिंग्स अंडर द डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शंस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब दिस इज अ न्यूज़ दैट हैज़ कम आफ्टर 18 ईयर्स। 18 साल पहले इन 2007 वी अपग्रेडेड जो S&P जो कंपनी है, जो ग्लोबल S&P ग्लोबल है, जो क्रेडिट रेटिंग्स देती है टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स, उसने आज से 18 साल पहले हमारी रेटिंग को चेंज किया था, है ना। हमारी रेटिंग क्या थी? BBB माइनस करी गई थी। अब उस BBB माइनस से हम BBB पे आ गए हैं, ठीक है। तो नाउ आफ्टर 18 ईयर्स हम आर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग हैज़ बीन चेंज बाय S&P ग्लोबल फ्रॉम BBB माइनस टू BBB, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली, शॉर्ट टर्म में तो हम मतलब A3 से A2 पे आ गए हैं, शॉर्ट टर्म का तो और बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली में BBB माइनस से BBB पे आ गए हैं, ठीक है। और ये दिखाता है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद हमारी रेटिंग बेटर हुई है, राइट। और स्ट्रॉन्ग वही जो गोल्डलॉक वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर पढ़ा है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं, चाहे वो मूडी देता हो, चाहे S&P ग्लोबल देता हो, चाहे फिच देता हो, 3 तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पे समझना ध्यान से सॉरी, जितना भी ये ग्रीन में है, दीज आर द 3 ग्रेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ये 3 तरीके के हैं कि अगर इनमें लाइक करता है तो इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। ये नॉन इन्वेस्टमेंट वाले हैं, है ना। और फिर ये कि भाई लास्ट वाला तो डिफॉल्ट ही कर जाएगा। तो जैसे इंडिया पहले किस में था? BBB माइनस में,
है ना, और अब कहाँ आ गया है, BBB पे आ गया है। तो इंडिया पहले भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में था, अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है, लेकिन उसमें हायर में नहीं गया। ए वाले में जाएगा तो और हायर, और मल्टीपल ए वाले में जाएगा तो और बेहतर। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर आप देखोगे तो ये इसमें मल्टीपल ए लगा हुआ है, यहाँ पे हाई कैपेसिटी टू रीपे द लोन्स है, यहाँ पे सिंगल ए लगा हुआ है, इसमें रोबस्ट कैपेसिटी टू रीपे द लोन्स है, और इसमें बी मतलब मल्टीपल बी या बी लगा हुआ है, उसमें स्पेकुलेटिव ग्रेड है, मतलब ठीक है दे भी सकते हैं नहीं भी सकते, वी आर नॉट वेरी श्योर। और इसके नीचे जहाँ पे ट्रिपल बी के नीचे आ गए आप, है ना, ट्रिपल बी के नीचे आ गए, वहाँ पे तो नॉन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है ऐसी जगहों पे, क्योंकि यहाँ से तो लोन नहीं आएगा। तो इंडिया को देखो कहाँ तक जाना है, कितना ऊपर बढ़ना है, कितना ऊपर जाना है। अभी बिल्कुल हम BBB माइनस पे थे, जस्ट इन्वेस्टमेंट के सबसे नीचे थे, अब हम यहाँ पे गए। तो अब ज़्यादा मतलब ऐसे कंपनीज वगैरह, इन्वेस्टमेंट फर्म्स वगैरह इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी। तो अब हम इसके ऊपर जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। ठीक है, 18 साल बाद चेंज आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपका हो सकता है इस बार। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है एक डेकेड में, एक दशक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बने हुए हैं इंडिया में। 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया, उसमें से AU जो है वो सबसे बड़ा है, और उस AU को अब एक यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है, पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनको मीट करते हैं तभी आपको लाइसेंस मिलता है। व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज? मिनिमम नेटवर्थ कितनी है, कैपिटल एडिकेसी कितनी है, एसेट क्वालिटी क्या है, ऐसे सब आप मिनिमम क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो आपको ये मिलता है। लास्ट टाइम 2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक को मिला था, है ना, ये कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं थे, प्लीज़ ध्यान से। लास्ट टाइम बंधन बैंक और IDFC बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला था, और पहली बार पिछले एक डेकेड में किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी SFB का किसी रिजर्व बैंक से ट्रांजेक्शन करने के लिए? सबसे पहला, पिछले 5 साल कम से कम शेड्यूल स्टेटस में रह चुके हों, शेयर ऑफ जो आपके बैंक के शेयर्स हैं वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हों, आपकी नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ की होनी चाहिए, आपका पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल रहे हों, आप लॉस में ना चल रहे हों, एसेट क्वालिटी आपकी बेटर होनी चाहिए, जो ग्रॉस NPA है वो 3% है उससे कम, नेट NPA 1% है उससे कम होना चाहिए। राइट, स्मॉल फाइनेंस बैंक 2014-15 बजट में अनाउंस किए गए थे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी एक्ट के तहत रेगुलेट होती है, बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत भी रेगुलेट होती है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़, कुछ की और ज़्यादा भी है, ठीक है, कुछ की मतलब जो आपको याद रखनी है वो 200 करोड़ याद रखनी है। नेट वर्थ इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, दैट इज 1000 करोड़। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड ऑपरेट, दैट इज 200 करोड़। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है। क्या डिफरेंस होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक में? जैसे मान लो आप कितना लेंड कर सकते हो, अगर हम ये देखें तो CAR जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेंटेन करना है वो कम से कम 15% का है, यूनिवर्सल बैंक में से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कम से कम 60% पोर्टफोलियो PSL पे जाना चाहिए, जबकि यूनिवर्सल बैंक का सिर्फ 40% है। ऊपर देखा था ना, अभी अपडेट किया है, पहले इतना था 75-60 कर दे, पूरा पड़ा था ना, अभी ऊपर वही है ये। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है कम से कम 25% जो है उनके रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए। यूनिवर्सल बैंक पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अपनी कोई सब्सिडरी सेटअप नहीं कर सकते, यूनिवर्सल बैंक कर सकते हैं। CAR भी इनका कम से कम 15% होना चाहिए, और आपका जो यूनिवर्सल बैंक से उसका सिर्फ 11.5 पे भी चल जाएगा। तो क्या बोलते हैं, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट हैज़ टू बी देयर। क्लियर है बात? आई होप ये बात सबको क्लियर है एकदम। इसमें भी काम करना, ये वाली लाइन कट कर देना, है ना, ये वाली लाइन ठीक नहीं है। यहाँ पे भी 11.5% का तो करना ही पड़ता है, CAR तो करना ही पड़ेगा मेंटेन, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी भी है, 11.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट हैज़ टू बी डन बाय द यूनिवर्सल बैंक ऑल्सो, जबकि इनका वो 15% है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। नाउ ये वाली बात समझ में आ गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है SFBs की। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के को लेंडिंग अरेंजमेंट्स, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शंस निकाले। को लेंडिंग क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मल्टीपल लोग मिलके, अ को लेंडिंग अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट वेयर वन इंस्टीट्यूशन, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 बैंक हैं, एक बैंक के पास कोई लोन लेने आया तो वो हो गया ओरिजिनेटिंग बैंक, ठीक है, ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी, ठीक है, वो तो हो गया ओरिजिनेटिंग, वहाँ से लोन ओरिजिनेट हो रहा है। फिर उसने क्या किया, एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को को पार्टनर बना लिया कि भाई सुन यार, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तू भी आजा मेरा को पार्टनर बन जाए इसमें, तो वो को पार्टनर हो गया, है ना, या फिर पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी हो गया। तो ये बन जाता है को लेंडिंग अरेंजमेंट। ये जितना मनी दे रहे हैं उसमें भी शेयर, उसमें भी इनका शेयर है दोनों का, और जो रिस्क उठा रहे हैं उसमें भी शेयर है, जो प्रॉफिट आएगा उसमें भी शेयर है। तो हर चीज़ में अब ये शेयरिंग करेंगे। तो इस को लेंडिंग के लिए अरेंजमेंट किया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों टॉपिक हमने इंक्लूड किया है? क्योंकि RBI के को लेंडिंग को आप लिंक कर सकते हो जब सिंडिकेटेड लेंडिंग का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था,
क्योंकि उसमें भी लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि साथ में आके मिलकर लैंड करते हैं। को लैंडिंग का भी लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे कमर्शियल बैंक्स पे लगनी चाहिए थी, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल बैंक, रीजनल बैंक पे नहीं लगती है। तो मोस्टली सारे कमर्शियल बैंक्स पे जो मेजर लैंडिंग करते हैं, ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, एनबीएफसीज पे, एचएफसीज पे, सब पे लगती है। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लैंडिंग में इन्वॉल्व है उस पर भी लगती है ना। मतलब को लैंडिंग जो भी करेगा उस पर लगेगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 10% ऑफ द टोटल लोन, कम से कम 10% जो है वो हर को लेंडर को देना है। इवन इफ देयर आर मोर देन वन को लेंडर, सबको कम से कम 10% तो देना ही है। मतलब मिनिमम जो है वो 10% है, राइट। जितना भी आप लोन दे रहे हो अपने बुक के अंदर डालोगे, सब अलग अलग बोरोड अकाउंट बनाएंगे। ऐसे नहीं कि बस ओरिजिनल एंटिटी बना दिया बाकी नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाना है। सारा का सारा पैसा एस्क्रो के थ्रू जाएगा ताकि पता हो कि भाई इस वाले बैंक से इतना है, इस वाले बैंक से इतना है, बाद में कोई घपलेबाजी ना हो। इफ वन ऑफ द टू लेंडर क्लासिफाई लोन एज एनपीए, द सेम अप्लाइज टू द अदर लेंडर आल्सो। कि भाई अगर मान लो दो बैंक ने मिलकर पैसा दिया, एक ने बोला कि भाई तो एनपीए हो गया, दूसरे को भी मानना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे घुमाएगा यूपीएससी। ओरिजिनेटिंग लेंडर में प्रोवाइड अ डिफॉल्ट लॉस गारंटी ऑफ अप टू 5% ऑफ द लोन अमाउंट। कि भाई जहां से ओरिजिनेट हुआ, जो पहला है, वो एक लोन गारंटी 5% तक की दे सकता है। तो ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं ना, इसमें यही इन्हीं स्टेटमेंट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। यही है प्रीलिम्स की स्टेटमेंट। वहाँ 10% की जगह 20% कर देगा। वहाँ बोलेगा कि जरूरी नहीं है अपनी बुक में डालना। वहाँ पे बोलेगा कि दोनों का कंपलसरी है, कि दोनों बोलेंगे तभी एनपी होगा। ये सब चीज़ें होंगी। और आप बहुत हैवी चांस है कि को लैंडिंग पे क्वेश्चन देख सकते हो, बिकॉज ये बहुत देखो नहीं आया तो नहीं आया, दैट इज नॉट अ पॉइंट। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, बट वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दीज क्वेश्चन कमिंग। फिर इस बार का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर है तो वो ये है कि भाई जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है। आरबीआई 1934, बीआरए 1949, एसबीआई 1955, बैंकिंग कंपनीज 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर 1980, पाँच कानूनों में 19 अमेंडमेंट्स किए हैं इस इकलौते एक्ट ने। एब्सोल्युटली अ रिफॉर्मिंग एक्ट। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हमको बता देता हूँ। उससे पहले देखो कि कैसे इंडिया में बैंकिंग लॉ का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले आरबीआई एक्ट आया, फिर बीआरए आया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया। एक सेकंड में मार्क भी कर देता हूँ। सबसे पहले ये आरबीआई, इसमें भी चेंज हो गया। अब इसके बाद इसमें भी चेंज हो गया, इसमें भी चेंज हो गया, इनमें भी चेंज हो गया, है ना। तो ये सब बदल गए हैं। जो पाँचों मेन कोर थे उन सब में इस बीएलए 2025 ने अमेंडमेंट्स किए हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। वैसे तो होते रहते थे, देखो बीआरए में पहले भी, बीआरए में पहले भी हुए हैं चेंजेस से पहले भी, लेकिन दिस इज अ मेजर रिफॉर्म दैट हैज कम इन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं 2-3 चीज़ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, डिपोजिटर्स कैन नॉमिनेट अप टू 4%, है ना, साइमल्टेनियसली भी सक्सेसिवली, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब इधर साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली। ये क्या मतलब है इसका, आपने पढ़ा होगा ना, नॉमिनी जो अपॉइंट करते हैं कि भाई मान लो इन केस ऑफ कि भाई मान लो किसी का अकाउंट है, उसकी डेथ हो गई तो उसका पैसा कहाँ जाएगा। तो ऐसे 4 लोगों को आप साइमल्टेनियस से सक्सेसिव अपने बैंक अकाउंट के नॉमिनी बना सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो। ये तो सबसे पहला चीज़ हो गया। ठीक है, पहले 4 नहीं था, अब हमने यहाँ पे 4 का नंबर दे दिया है। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का जो पॉइंट था उसको रीडिफाइन किया गया है। ये क्या है, देखो ये समझते हैं। देखो मान लो एक बैंक है, उसको एक कंपनी को लोन देना है। उस बैंक का जो डायरेक्टर है वो किसी दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर है, फिर उस कंपनी में कोई उसका स्टेक है। इसको बोलते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, है ना। इस डायरेक्टर का इस कंपनी में, इस बैंक के इस डायरेक्टर का किसी दूसरी कंपनी में कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है क्या। तो इस सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कितना होता है, ये लिमिट को हमने चेंज किया है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट सिर्फ डायरेक्टर का नहीं होता है, उसकी स्पाउस का और माइनर चिल्ड्रन का मिला के टोटल, है ना, मिला के टोटल हम देखते हैं कि टोटल सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है। तो टोटल सब्सटैंशियल इंटरेस्ट पहले कितना हुआ करता था, इट वॉज अर्लियर 5 लाख रुपीज़, लेकिन 1968 की लिमिट थी, अभी तक बदली ही नहीं गई थी। इसको हमने चेंज करके अब कितना किया है, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीज़। मतलब डायरेक्टर प्लस उसकी स्पाउस प्लस उसके माइनर चिल्ड्रन, अगर ये किसी कंपनी में 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो बैंक उस कंपनी को लोन नहीं देगा, है ना। इफ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट लिमिट क्रॉस देन नो लोन। दिस इज दी फंडा। ये जो है हमारे सामने निकल के अब इसमें आया है। पहले सिर्फ 5 लाख रुपए था, तो बहुत बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, फिर कुछ डायरेक्टर्स का टेन्योर वगैरह बढ़ाएगा। ये मुझे लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज द इंडियन बैंकिंग अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट। देन देयर इज अ वेरी सिंपल न्यूज ऑन रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ऑम्बुड्समैन काफ़ी बढ़िया स्कीम थी। अब उसमें हमने क्या किया है कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी हम ऑम्बुड्समैन के अंडर ले आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है ये। तो अब किस किस को कवर करता है देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी पूछेगा वो पढ़ लो। सारे कमर्शियल बैंक्स आ गए, सारे आरआरबीज, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स, सारे प्राइमरी
शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी, सारे नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी, जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक, मतलब बेसिकली ये 50 करोड़ तो नहीं पूछेगा, तो बेसिकली सारे कोऑपरेटिव बैंक सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ऑल कमर्शियल, ऑल आरआरबीज और कोऑपरेटिव्स। फिर ऑल एनबीएफसीज, लेकिन एचएफसीज नहीं, एचएफसीज इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो ऑल एनबीएफसीज एक्सेप्ट एचएफसीज प्लस कमर्शियल बैंक्स प्लस आरआरबीज प्लस कोऑपरेटिव बैंक्स आर नाउ अंडर द ओम्बुड्समैन स्कीम। ओम्बुड्समैन का सबको पता है ना, पहले 3 कानून हुआ करते थे, उन तीनों को मिला के ओम्बुड्समैन स्कीम बनाई गई थी। इसका नाम इंटीग्रेटेड था कि तीनों को एक जगह मिला दिया। 3 अलग अलग हुआ करते थे पहले। एक हुआ करता था बैंकिंग का, एक नॉन बैंकिंग का, एक डिजिटल का। उन तीनों को मिला के आरबीआई ने 2021 में इंटीग्रेटेड बनाया था। ठीक है, हो सकता है ऐसे पूछ ले, बट तो अब हमने सबको एक ही जगह करके इस ओम्बुड्समैन स्कीम में कोऑपरेटिव बैंक्स पे ऐड कर दिया। उतना से ही है। और किस चीज़ के लिए ओम्बुड्समैन पता है ना, ग्रीवेंसेस के लिए होता है कि जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह सॉल्व करने हो, कस्टमर के ग्रीवेंसेस वगैरह सॉल्व करने हो, उन सबको ये सॉल्व करेगा। ठीक है, दिस इज अ सिंपल सा फंडा। ये मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ। रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने रिड्यूस किया था दिसंबर वाली मीटिंग में, 2025 वाली मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट ऊपर। मैंने ऑलरेडी इसको आपको बता दिया, एमपीसी की मीटिंग में हुआ था। गोल्ड लॉक फेज में आपको बता चुका हूँ, लो इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ। देन ये एक छोटी सी न्यूज़ है, मतलब मेरे को लगता तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये एक टर्म पूछ सकता है यहाँ से, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। तो मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। आरबीआई के डायरेक्शंस आई हैं, आरबीआई रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव डायरेक्शंस ऑफ 2025। ये मास्टर डायरेक्शंस हैं जो इस चीज़ पे आई है। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव होता क्या है। तो ये समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार के में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो वर्ड है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसकी अपनी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू किसी दूसरी एंटिटी से डिराइव करता है, तो हेंस वो डेरिवेटिव हो गया। अभी पहली लाइन पढ़ लो बस। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मूवमेंट इन वन और मोर इंटरेस्ट रेट्स। बस इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट डेरिवेटिव, ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट से डिटरमाइन करता है। ये कोई एक्चुअल लोन नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर बहुत बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझोगे तो आईआरडी मतलब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। रूपी, इसमें रूपी भी ऐड कर सकते हो क्योंकि रूपी पे है ना, ये रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडियन इंटरेस्ट रेट्स से लिंक्ड है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट की वैल्यू अप या डाउन हुई तो इसकी वैल्यू, इस रूपी आईआरडीएस की वैल्यू भी अप या डाउन होगी। तो इस पूरे पे आरबीआई ने अपनी कुछ रेगुलेशंस लगाई हैं, बस इतने सी बात है ना। तो जैसे मान लो अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कब ऊपर नीचे होती है, जब आरबीआई कुछ करेगा, जब गवर्नमेंट कुछ करेगी, जब टी बिल कुछ करेगा। तो बेसिकली पॉलिसी डिपेंडेंट हो गया। तो पॉलिसी में कुछ भी चेंज आया, उसकी वजह से इंडियन रुपी में इंटरेस्ट रेट के चेंज आया, उस वजह से इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव RIDR, जिसको आप बोल सकते हो RIDR, इसमें चेंजेस आएंगे। तो इस पूरे को कैसे गाइड किया जाएगा, उसके लिए डायरेक्शंस आरबीआई ने दी है। अब ये कैसे गाइड होगा वो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बस ये याद रख सकते हो एक सिंगल सी लाइन कि अब आरबीआई ने अलाउ किया है कि अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों मेंबर्स हैं इंडिया में, जो रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है, वो दोनों इन मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? तो दिस इज द रूपी इंटरेस्ट डेरिवेटिव डायरेक्शंस ऑफ 2025। देन नेक्स्ट इज द रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। आप सबको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है DICGC। DICGC एक होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। वो इंश्योर करती है बैंक अकाउंट में आए हुए पैसे को। पहले बहुत कम था, फिर हमने इसको बढ़ा के एक बजट में 5 लाख रुपए किया था कि मतलब बेसिकली अगर आपके अकाउंट में मान लो फॉर एग्जांपल से 8 लाख रुपए है और आपका बैंक जो है वो खराब हो जाता है, कुछ भी खत्म हो जाता है, आपका बैंक आपके पैसे वापस नहीं दे पा रहा, तो जो DICGC है वो आपको 5 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो रीपे करेगा। इंश्योरेंस है वो, बेसिकली आपके बैंक में डिपॉजिट को इंश्योर किया है गवर्नमेंट ने थ्रू DICGC। क्या फुल फॉर्म है इसकी? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, है ना। तो इट इज अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट बैंक्स डिपॉजिटर्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैंक फेलियर। कभी बैंक फेलियर तो क्या होगा, तो ये DICGC इसको हैंडल कर लेगा। अब ये न्यूज़ क्या है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द आरबीआई हैज अप्रूव्ड अ रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बेसिकली क्या होता था कि पहले जो DICGC है वो एक फ्लैट रेट प्रीमियम बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर काम करता था कि भाई सबको 100 रुपये पे 12 पैसे का प्रीमियम जो है वो चार्ज किया जाता था। समझना बहुत ध्यान से, रुको मैं बताता हूँ बेसिकली इसमें क्या होता है। देखो द पॉइंट इज कि बैंक, ये कस्टमर है, ये बैंक है और ये DICGC है। कस्टमर ने बैंक में पैसा डाला, बैंक ने DICGC को एक प्रीमियम पे करा। इस प्रीमियम के बेसिस पे DICGC ने बैंक के इन लोन्स को इंश्योर कर दिया। बात समझना?
तो ये इंश्योरेंस है मान लो 5 लाख रुपये तक का, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर अभी 5 लाख की लिमिट आप बचा रख लेना, ये मतलब पहले इंपॉर्टेंट थी, अभी दोबारा कभी पूछेगा तो इसको जरूर यूज़ करेगा। अब क्या है कि ये जो DICGC है ये एक फ्लैट रेट पे, वो फ्लैट रेट क्या था 100 रुपये पे 12 पैसे, इस फ्लैट रेट पे, इस फ्लैट प्रीमियम रेट पे अपना डिपॉजिट इंश्योर किया करता था। ठीक है, अब हमने ये बोला है कि भाई ये फ्लैट रेट क्यों करना है, आप एक रिस्क बेस्ड प्रीमियम स्ट्रक्चर लेके आओ। तो इस रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क में प्रीमियम्स आर एक्सपेक्टेड टू वेरी बेस्ड ऑन पैरामीटर सच एज एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिकेशन, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर। कि मान लो कोई बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको थोड़ा प्रीमियम कम पड़ना चाहिए, कोई बैंक खराब परफॉर्म करे उसको प्रीमियम ज्यादा पड़ना चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ अ फ्लैट रेट प्रीमियम एंड अ रिस्क बेस्ड प्रीमियम। तो फ्लैट बेस्ड प्रीमियम में 100 रुपये में 12 पैसे, रिस्क बेस्ड प्रीमियम में आपका क्वालिटी के ऊपर पैसे। समझ में? द रैशनल इज दैट द एग्जिस्टिंग फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम चार्जेस ऑल बैंक द सेम इंश्योरेंस विच इज 12 पैसे पर 100 रुपीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल साउंडनेस। अगर फाइनेंशियल ज्यादा साउंड है तो भाई प्रीमियम कम पड़ना चाहिए, राइट? तो ये हमने चेंज किया, दिस इज अ मेजर चेंज। आई होप समझ में आया। फ्रॉम फ्लैट रेट वी हैव मूव टू अ रिस्क बेस्ड, फ्रॉम फ्लैट रेट प्रीमियम वी हैव मूव टू अ रिस्क बेस्ड प्रीमियम। DICGC होली ओन सब्सिडियरी RBI की 5 लाख रुपए तक का इंश्योर करती है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय बैंक्स एंड नॉट डिपॉजिटर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अभी समझाया था ना। C अपना पैसा B में डालते हैं और B जो है वो प्रीमियम पे करता है D को, और D जो है वो B के अंदर जो पैसा है उसको इंश्योर करता है। मतलब कस्टमर पैसा डालेगा बैंक में, बैंक जो है वो प्रीमियम देगा DICGC को, DICGC बैंक में आए हुए लोन्स को इंश्योर करेगा। तो कौन देता है पैसा? इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक देता है DICGC को, ना कि डिपॉजिटर, ना कि कस्टमर। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर्ड हैं इसमें? सारे कमर्शियल बैंक, सारे RRB, सारे LAB, सारे कोऑपरेटिव बैंक्स। बस ये एक बात याद रखना, द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम DICGC। इसको याद रखना प्लीज, यूपीएससी यही ट्रैप करेगा आपको। ठीक है, सारे सेविंग, सारे करंट, सारे फिक्स, सारे RD, FD, RD, करंट एंड सेविंग्स, FD, RD, करंट एंड सेविंग्स ऑल आर इंक्लूडेड, ऑल डिपॉजिट्स आर कवर्ड। एक्सक्लूडेड क्या है? डिपॉजिट्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को हम यहाँ पे इंश्योर नहीं करते हैं, DICGC इंश्योर नहीं करता है। सेविंग, करंट, फिक्स्ड, RD, FD, RD, सेविंग, करंट, इन सबको इंश्योर करता है। क्लियर? सो दिस वाज द लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हमने पूरा जो आपका मनी बैंकिंग वगैरह था वो हमने यहाँ पे कवर किया। दिस एंटायर थिंग वी हैव कवर्ड हियर। ये जो पूरा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी था वो हमने यहाँ पे कवर किया। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो मेरे को बता दो, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर अ मेजर पोर्शन। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, कुछ चेंज करना है तो बताओ। ये हाईलाइट PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, और कुछ सेवा कर सकते हो तो वो बता देना मुझे, ठीक है? ओके, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 1। अब आपके करंट अफेयर लेक्चर जो है वो बहुत जल्दी सारे पूरे होंगे। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा लेक्चर। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।